जय हिंद फ्रेंड्स, मैं अर्जुन सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल की सक्सेस जीवरी में। आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन इतिहास, जिसमें हम बताएंगे आज आपको वैदिक काल के बारे में। और वैदिक काल से बनने वाले प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम इसे देखने का प्रयास करेंगे। चल तो देखते हैं कि क्या क्या हैं इससे बनने वाले प्रश्न महत्वपूर्ण क्या हो जाते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कब कब ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको समझते हुए चलना है। ठीक है, देखिएगा क्या है वैदिक काल। वैदिक काल है ना, वैदिक काल हम लोग पढ़ रहे हैं, वैदिक इरा। तो वैदिक जो शब्द है ना, जो वैदिक काल है ना, यहाँ से जो वेद शब्द आया है, वेद, यहाँ से एक शब्द आएगा वेद, क्योंकि वैदिक काल में वेदों की रचना होती है ना। तो वेद जो शब्द है ना, शब्द है, ये शब्द कौन शब्द? वेद शब्द। ये शब्द संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है, विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान, नॉलेज। जिसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। ये शब्द है संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ ज्ञान होता है ना, जिसका अर्थ ज्ञान होता है। तो जो ये वेद शब्द आए, क्योंकि वेदों की रचना होती है, और सबसे पुराना जो वेद है, ये भी पूछा सकता है, सबसे पुराना वेद, सबसे जो पुराना वेद है वो क्या है? ऋग्वेद है, ऋग्वेद है ना, सबसे पुराना वेद है। लेकिन हम बात करेंगे कि जो वैदिक काल है ना, वो कब से कब, इसका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा, तो आप 1500 बीसी से बता देंगे कि 600 बीसी तक रहा है, ईसा पूर्व। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व तक इसका समय रहा है। तो ये समय है वैदिक काल का। जो वेद, यहाँ वेदों की रचना हुई थी, सबसे पहला जो वेद था उसका नाम था ऋग्वेद। अगर इसमें बात करेंगे कि पुरातात्विक या इसके पुरातात्विक साक्ष्य क्या मिलते हैं, अगर हमें ऋग्वेद वैदिक काल को हमें पढ़ना है, ऋग्वेद को पढ़ना है या वेदों को पढ़ना है, तो हमें ऋग्वैदिक काल की जानकारी या साहित्यिक स्रोत क्या हो सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि इनके पुरातात्विक स्रोत क्या हो सकते हैं। तो इनमें स्रोत की बात करेंगे, तो इनके स्रोत की बात करेंगे ना, तो जैसे पुरातात्विक स्रोत की बात करेंगे, पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत में आप देखते हैं कि यहाँ से क्या है, यहाँ पर मृतभांड मिलेंगे। मृतभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन मिलेंगे, है ना। तो यहाँ से कुछ सिक्के भी मिलते हैं, सिक्के, है ना, सिक्के मिलते हैं, इमारतें मिलती हैं, इमारतें, भवन या भवन। यही भवन की अगर बात करेंगे, इमारत की बात करेंगे, तो हरियाणा के भगवानपुरा से, हरियाणा के भगवानपुरा से 14 कमरों वाला मकान मिला है ना, जो कि ये साक्ष्य है किसका? वैदिक काल का साक्ष्य है। वैदिक काल में यहाँ पर जो है कि भगवानपुरा में, हरियाणा जो है, वहां पर इसका साक्ष्य मिल जाता है, तो बता सकते हैं आप। ठीक है, ये दूसरी बात ये भी कर सकते हैं कि ये तो रहा पुरातात्विक साक्ष्य, यहाँ से मृतभांड, मिट्टी के बर्तन, इमारतें और भवन में जो मिलते हैं, ये बात हो गई पुरातात्विक साक्ष्य की। ठीक है, और साहित्यिक साक्ष्य की बात करेंगे, साहित्यिक साक्ष्य क्या क्या मिलते हैं, इस बात को भी आप बता देंगे कि जो साहित्यिक साक्ष्य है ना, साहित्यिक साक्ष्य में हमें क्या मिला है, यहाँ से हमें अभिलेख मिले हैं, अभिलेख। और जो सबसे पुराना अभिलेख है, अभिलेख, 2 अभिलेख मिलते हैं, एक है बोगाजकोई अभिलेख, बोगाजकोई अभिलेख मिला है, जो कि सबसे पुराना अभिलेख है ना, बीसी का 1400 बीसी पुराना अभिलेख है, यह सबसे पुराना है। आप बता सकते हैं कि यह सबसे पुराना अभिलेख है, जो जिसका क्या नाम है? बोगाजकोई अभिलेख है ना। दूसरा अभिलेख जो मिला है उसका नाम है बोगाजकोई और कस्सी अभिलेख, कस्सी अभिलेख, बोगाजकोई और कस्सी अभिलेख।
और जो कस्सी अभिलेख है यह 1600 बीसी पुराना अभिलेख है, ईसा पूर्व पुराना अभिलेख है, जिसका नाम है कस्सी अभिलेख। इस बात को भी आप समझ सकते हैं कि जो कस्सी अभिलेख है वह 1600 बीसी पुराना है और जो बोगाज कोई अभिलेख है वह 1400 बीसी पुराना है। इस बात को भी बता सकते हैं आप। ठीक है, बोगाज कोई से दो वंश का पता चलता है। बोगाज कोई में दो वंश मिले हैं, एक हित्ती वंश और मित्तानी वंश। हित्ती वंश और मित्तानी वंश का पता चलता है। मित्तानी वंश का पता चलता है। हित्ती वंश का राजा सुबीबुलियम था। इसमें राजा पूछेगा तो इसका नाम था सुबीबुलियम। हित्ती वंश का राजा सुबीबुलियम और मित्तानी वंश का राजा मित्ती-उआजा था। मित्ती-उआजा। हित्ती वंश का राजा सुबीबुलियम और मित्तानी वंश का राजा मित्ती-उआजा था। तो इस बात को आप बता सकते हैं कि जो अभिलेख मिले हैं वह 1400 बीसी पुराना और 1600 बीसी पुराना अभिलेख है। ये सबसे पुराने अभिलेख हैं, तो इनसे जानकारी मिलती है वैदिक काल की। ठीक है, इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। तो अब इसमें क्या हुआ कि वैदिक काल में सिर्फ एक वेद की रचना हुई है। ये वैदिक संस्कृत की जो रचना की है वो किसने की है? आर्यों ने की है। वैदिक संस्कृति जो बढ़ाने का काम किया है। इसी में कस्सी अभिलेख में मिलता है, कस्सी अभिलेख में मिला है कि ईरान की एक शाखा नहीं, आर्यों की एक शाखा, ईरान थोड़ी ना, आर्यों की एक शाखा ईरान से आई थी जिसने वैदिक संस्कृति को आगे बढ़ाया। मतलब भारत में इनके द्वारा वैदिक संस्कृत को लाया जाता है। इसकी जो वैदिक संस्कृत के जो निर्माता थे वो थे आर्य। और अब ये पूछा जाएगा कि आर्य भारत में कब आते हैं, कहाँ से आते हैं? तो आर्यों के आने का जो क्रम है, आर्य भारत में कहाँ से आए, विभिन्न इतिहासकारों का ये मानना है कि आर्य जो है ना विदेशी हैं। आर्य का मतलब होता है विदेशी। ये विदेशी हैं जो भारत में आकर के अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाया है, जिसे वैदिक संस्कृत के नाम से जाना जाता है। उसी को हम समझ रहे हैं। यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, देखिएगा कि वैदिक संस्कृत के निर्माता कौन थे। वैदिक संस्कृत के निर्माता आर्य थे। आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है, इस बात को भी आपको समझना है। इससे बनने वाले प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे आपके। देखेंगे हम लोग आर्यों का भारत आगमन, है ना, आर्यों का भारत आगमन। आर्य जो आते हैं भारत में वो कहाँ से आते हैं, विभिन्न इतिहासकारों का मत भी है। तो हम इधर लिखेंगे स्थल या स्थान और दूसरी तरफ होगी इतिहासकारों का मत, विचार क्या है, इस बात को समझना है। तो इसमें दो कॉलम बना सकते हैं आप, है ना। इस तरीके से देखेंगे हम लोग कि सबसे पहले जो बताया तो बाल गंगाधर स्थान है। तो इसमें बताया है कि ये जो आर्य आए थे ना, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने बताया कि ये आर्कटिक प्रदेश से आए थे, अर्थात कह सकते हैं उत्तरी ध्रुव से, मतलब आर्कटिक प्रदेश से आए थे। आर्कटिक प्रदेश से ये आर्य आए थे। इनकी एक बुक है जिसका नाम है द आर्कटिक होम ऑफ वेदाज। द आर्कटिक होम ऑफ वेदाज। वेदों का जो वैदिक आर्यों का मूल स्थान है वो आर्कटिक प्रदेश से उत्तरी ध्रुव है। दूसरे व्यक्ति हैं जिनका नाम है दयानंद सरस्वती।
ये दयानंद सरस्वती ने बताया, इनकी बुक है, इसका नाम सत्यार्थ प्रकाश। इन्होंने बताया कि जो आर्य आए थे वो तिब्बत प्रदेश से आए थे, तिब्बत प्रदेश से आर्य आए थे। इनकी बुक का नाम क्या है? इनकी बुक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। और इस सत्यार्थ प्रकाश में इन्होंने बताया कि जो आर्यों का मूल स्थान है वो तिब्बत प्रदेश है ना। एक व्यक्ति हैं, स्थान की जगह हमने इतिहासकारों के मत लिख दिए हैं, गलत हो गया है। इधर इतिहासकार कर लीजिएगा, इतिहासकार, और इधर स्थान कर लीजिएगा, ठीक है, स्थान। ये थोड़ा सा परिवर्तन कर लेंगे हैं। तो सरस्वती, दयानंद सरस्वती ने बताया कि तिब्बत प्रदेश से आए थे। एक व्यक्ति हैं डेन्यूब नदी घाटी, एक व्यक्ति है जिनका नाम है, उन्होंने बताया कि डेन्यूब नदी घाटी से आए थे, डेन्यूब नदी घाटी। इन्होंने बताया है गाइल्स महोदय हैं, गाइल्स महोदय ने बताया कि जो आर्य आए थे वो डेन्यूब नदी घाटी से आए थे, है ना। और इसके बाद एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है प्रोफेसर पेंका, प्रोफेसर पेंका और हार्ट। इन्होंने बताया कि जर्मनी प्रदेश से आए थे, जर्मनी नदी घाटी से आए थे, प्रोफेसर पेंका और हर्ट ने बताया। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है गंगानाथ झा, गंगानाथ झा। इन्होंने बताया कि ये आए हैं जो है कि भारत में से एक घाटी है ना, गंगानाथ ब्रह्मर्षि देश कहते हैं, इसका नाम है ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि देश से। देखो ब्रह्मर्षि देश से कहते हैं। ये देखिए एक व्यक्ति है, इसका नाम है मैक्स मूलर, मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने बताया कि जो आर्य आते हैं ना, आर्यों का जो मूल स्थान है उन्होंने बताया है कि ये आते हैं मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया से, मध्य एशिया से, मध्य एशिया से बताया है ना। अर्थात कभी कभी ये पूछा जाता है कि बैक्ट्रिया प्रदेश से आए थे, बैक्ट्रिया प्रदेश, ये बता सकते हैं आप। चलो आर्यों का ये मूल स्थान था। यहाँ से बनने वाले प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप बता सकते हैं कि आर्यों का जो मूल स्थान रहा, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार उत्तरी ध्रुव से आते हैं, आर्कटिक प्रदेश से आते हैं। उनकी बुक का नाम है द आर्कटिक होम ऑफ वेदाज। दयानंद सरस्वती के अनुसार तिब्बत प्रदेश से आते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार गाइल्स महोदय ने डेन्यूब नदी के घाटी से आते हैं, ऐसा बताया। प्रोफेसर पेंका और हर्ट ने बताया जर्मनी के प्रदेश से आते हैं। गंगानाथ झा ने बताया ब्रह्मर्षि देश से आते हैं। और मैक्स मूलर ने कहा था जो मध्य एशिया से या बैक्ट्रिया प्रदेश से आर्यों का मूल स्थान बताया है। लेकिन भारत में जब आर्य आते हैं तो प्रवेश करते हैं, कहाँ से प्रवेश करते हैं? खैबर दर्रे से भारत में आकर के प्रवेश करते हैं। और वो सबसे पहला प्रदेश था जहाँ पर आर्य आकर के बसे, उसे सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से जाना गया था। तो सप्त सिंधु प्रदेश में आकर के सबसे पहले आर्य बसते हैं। इसके बाद आपके ब्रह्मर्षि देश में आकर के बसते हैं। इसके बाद ब्रह्मावर्त प्रदेश में आकर के आते हैं। इसके बाद मध्य देश में भारत के आकर के प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार उत्तर भारत का जो जितना प्रांत था उसमें भारत आर्य जो आकर के बस जाते हैं अपना, क्योंकि ये घुमक्कड़ी हैं, है ना, कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं, तो अपना जो जीवन है घूम घूम करके बिताते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा कि कुछ स्थायी निवास भी इन्होंने बनाना शुरू कर दिया है, कि संस्कृति बनाना शुरू कर दिया है और भारत में मूल रूप से रहने का प्रयास कर दिया और यहाँ के मूल निवासियों को भगाने का काम किया। यहाँ के मूल निवासियों को अपना प्रभावी रूप से इन्होंने जब वेदों की रचना की है ना, और इनकी जो भाषा थी वो संस्कृत थी, वेदों की रचना करने वाले हैं। तो यहाँ के जो द्रविड़ियन थे दक्षिण भारत के जैसे हैं, उत्तर भारत में हमारे यहाँ तो कुछ मूल जो निवासी थे, ये उनको भगा करके स्वयं यहाँ पर अपनी संस्कृत को इस्टेब्लिश किया है
आगे चलेंगे इसके बारे में बात करेंगे। जो आर्यों का जो मूल स्थान है वो कहाँ कहाँ पर आकर के बसते हैं। पहले तो ये भारत में आते हैं। विभिन्न इतिहासकारों का ये मानना भी है कि यहाँ से आए हैं। कुछ साक्ष्यों का ये भी मानना है। देखिए इतिहास तो उसी का पढ़ा जाता है जो साहित्यिक साक्ष्य मिल जाए और पुरातात्विक साक्ष्य मिल जाए, इतिहास वही होता है। ऐसा मतलब नहीं है कि जो भी कुछ कपोल कल्पित भी कथाएं बहुत ही किंवदंतियां हैं जो कि फैली हुई हैं, उनसे हमें बचना है ना। उन चीज़ों से लेकर रियलिटी देखना है कि वास्तव में चीज़ें क्या हुई थी, है ना। और कुछ चीज़ों से हम रियल नहीं भी हो पाते हैं, क्योंकि देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आयोग बनाएगा तो हमको उसका देना पड़ेगा, आंसर उसी के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। अब आपका इसमें मत नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जब तक किसी सिस्टम में नहीं आएंगे तब तक आपको नहीं पता चलता है कि नहीं क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो सबसे पहले हमें उस चीज़ों में जाकर घुसना है, तभी तो आप किसी सिस्टम या निकाय को बदल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यह समाज में जो चल रहा है उस हिसाब से पहले हमें समझते हुए, और पहले तो हमें समझना ये है कि यार एग्जाम में हमारे पूछा क्या जा रहा है, पहले उसी को समझ लें, बाद में सारी चीज़ें हो पाएंगी। तो देखेंगे हम लोग थोड़ा सा इसके बाद क्या क्या है देखते हैं जरा कि देखिए जो आर्य आए, आर्य अपने आप को क्या बताते हैं, आर्य शब्द का मतलब क्या होता है, इस बात को भी समझना है कि आर्य शब्द का मतलब होता है विदेशी से। आर्य शब्द का मतलब होता है विदेशी हैं, विदेश के हैं, ठीक है। इन्होंने अपने आप को कुलीन बताया है, कुलीन। इन्होंने आपको सर्वश्रेष्ठ, कुलीन का मतलब होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ बताया है, श्रेष्ठ। इन्होंने आपको अपने आप को द्विजरसभ कहा है, द्विजरसभ। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आप बता सकते हैं आर्य का मतलब होता है विदेशी, कुलीन, श्रेष्ठ या द्विजरसभ, इसका मतलब है, ठीक है। और आर्य भारत में आए क्योंकि इनकी कदकाठी थोड़ा लंबी होती, तो कुछ लंबी नाक, कदकाठी लंबी, हाथ पैर मतलब ज़्यादा ठीक थे, सुडौल थे, देखने में अच्छे खासे थे, इसलिए अपने आप को सुडौल बताते हैं। क्योंकि यहाँ के जो निवासी थे वो थोड़ा सा यहाँ की जो जलवायु है उसके हिसाब से थे, है ना। चलिएगा हम बताते हैं कि आर्यों का जो पहले आए भारत में, सबसे पहले कहाँ पर बसे, निवास कहाँ पर बनाया इन्होंने। देखिए जो निवास बनाया है इसका नाम है सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश। और इस सप्त सैंधव जो प्रदेश था वो 7 नदियों द्वारा सिंचित भूमि है, 7 नदियों द्वारा सिंचित भूमि, 7 नदियों द्वारा सिंचित भूमि है, जिसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया। अब ये 7 नदियां कौन कौन सी थी, अभी ये भी पूछा जा सकता है कि 7 नदियां जैसे सतलज, सिंधु, झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, है ना, कितने हो गए, और घग्गर, या इसको हम सरस्वती के नाम से उतने समय जानते थे, सरस्वती, है ना। तो इनके ये तो वर्तमान नाम है। अभी पुराना भी नाम पूछा जा सकता है, क्या पुराना, सतलज का नाम था सतुद्री, है ना। सिंधु का नाम था, सिंधु ही था, इंडस कह सकते हैं, इंडस, इसका नाम था इंडस, मतलब पुराना। झेलम का वितस्ता, चिनाव का नाम था क्या, देखो चिनाव अस्किनी, है। व्यास विपासा, है ना। सतुद्री, इंडस, वितस्ता, अस्किनी। रावी का परसुणी, रावी का नाम था परसुणी, और व्यास का विपासा, सतुद्री का घग्गर कह सकते हो, घग्गर, या द्विशधति भी आता है, द्विशधति। तो इस प्रकार से इनके नाम भी पूछे गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए। 7 नदियों द्वारा सिंचित भूमि पर आर्य आकर के बसे, जिसे सप्त सैंधव प्रदेश का नाम दिया गया। दूसरा प्रदेश था, इसका नाम था ब्रह्मर्षि प्रदेश, ब्रह्मर्षि प्रदेश। और जो ब्रह्मर्षि प्रदेश है ये कुरुक्षेत्र वाला प्रदेश है, कुरुक्षेत्र हरियाणा वाले प्रदेश में आकर के बसे, जिसे ब्रह्मर्षि प्रदेश कहा गया। अगला है, इसका नाम है ब्रह्मावर्त प्रदेश। और जो ब्रह्मावर्त प्रदेश है ये गंगा प्लस यमुना नदी के बीच का भाग दोआब
नदी के बीच का भाग, बीच का भाग इसे हम दोआब के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आकर के ब्रह्मावर्त प्रदेश कहलाया। और चौथा है मध्य देश। हम कह सकते हैं कि जो मध्य देश है वो हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत श्रृंखला तक ये फैला हुआ था, जिसे मध्य देश के नाम से जाना। आर्य यहाँ पर आकर के बसे। देखिए विस्तार कर रहे हैं आर्य। तो इस प्रकार से आर्य पहले आए, सप्तसंग प्रदेश में आए, फिर ब्रह्मर्षि देश में आए, ब्रह्मावर्त प्रदेश में आए और मध्य देश में आए। इस प्रकार से आर्यों ने जब पूरे भारत पर नियंत्रण कर दिया, पूरे भारत पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, नियंत्रण कर लिया, उसे क्या नाम दिया गया? आर्यावर्त नाम दिया जाता है। इस प्रकार से भारत का एक नाम और पड़ा जिसका नाम था आर्यावर्त। भारत के कई नाम थे। सबसे पहले भारत का जो नाम मिलता है वो भारत मिलता है। इसके पहले भी जो नाम था वो जम्बूद्वीप था। जम्बूद्वीप का मतलब हुआ जामुनी वृक्षों का यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में थे, इसलिए इसका नाम जम्बूद्वीप था, है ना। इसका नाम जम्बूद्वीप के बाद भारत पड़ता है। कुछ कबीलों ने आकर के, ये आर्यों के कबीले हैं जिन्होंने इसका नाम भारत रखा है ना। यूनानियों या ईरानियों ने इनका नाम जो रखा है, इंडस नदी के किनारे फैला हुआ था, इसलिए इसका नाम हिंदुस्तान भी रखा। सिंधु घाटी सभ्यता के अकॉर्डिंग बताया, हिंदू को सिंधु, फारसी लोग जो बोलते थे, इसका नाम हिंदुस्तान भी रखा। तो आपने देखा कि ये इसका नाम जो है वो जम्बूद्वीप है। इसके बाद भारत है, हिंदुस्तान है ना, और इंडिया है, और भारत तो वैसे भी है। इसके इस प्रकार से भारत के नामकरण भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने बताया कि आर्यों का ये मूल स्थान है, निवास स्थान है, कहाँ कहाँ पर आए हैं सबसे पहले और निवास करना शुरू कर दिया है। आगे वाली क्लास में आपको बताएंगे कि आर्यों की जो संस्कृतियाँ हैं, कितने वेद हैं, इनसे बनने वाले प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो देखते रहें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।